कोविड के उनको पूरा बुखार आ गया था, खांसी हो रही थी, फिर भी उस एग्जाम में बाजू के रूम में बिठा के इनसे पेपर लिखवाया गया है। तो ये कौन सा इतना बर्बरता का तरीका हो गया है? तो इतने सालों साल जो लोग मेहनत करके पढ़ रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि हमारा पेपर निकलेगा, और जब वो पेपर लिखने बैठ रहे हैं तो पेपर में कुछ ऐसा चीजें आ जा रही है जो बिना कोचिंग के नहीं सॉल्व हो सकती। हमारी डिमांड ये है कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए उन स्टूडेंट्स को जिनका अटेम्प्ट नहीं मिला है। कोविड के वक्त जो भी चीज़ें दिक्कत हुई है स्टूडेंट को, उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए सरकार को, जैसे कि वो अपने सारे फैसिलिटीज को कॉम्पनसेट कर रही है। तो अगर युवाओं के साथ ही अन्याय हो रहा है तो कैसे बात करें? फिर जेल में बंद किया जाता है, मार दिया जाता है रास्ते पे, तो मेरा मानना है कि ये क्यों कर रहे हो आप? जुडिशरी का रास्ता फॉलो किया है, पिटिशंस फॉलो किए हैं, मगर फिर भी अगर नहीं निकल रहा है रास्ता तो फिर रास्ते पे आना पड़ रहा है। 3 सालों की लड़ाई है हमारी, तो बहुत बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, पार्लियामेंट में भी गए हैं, और बाकी भी जहां हो सकता है, यानी कि हर एक जो कैबिनेट मिनिस्टर है, रूलिंग पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर है या अलायंस के कुछ मिनिस्टर है, उनके साथ भी बात की है। और हर बार बात करने के बाद भी हमने वहाँ हमारे जो एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर है, जो जितेंद्र सिंह जी है, उनसे भी बात करने के लिए गए थे। बात वही है कि हर बार बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट फिजिबल, तो इट इज़ नॉट फिजिबल का मतलब क्या है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गए, सब चीज़ें अच्छी हो गई, हमारे फेवर में भी वर्डिक्ट आ गई, मगर डिसीजन नहीं ले रहे। तो वो एक यूपीसी का आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि यूपीसी एक बहुत ज़्यादा सख्त और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो मेरा मानना इतना है कि देखो, ये डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट है, अगर आप सख्त भी रहते हो या रिजिड भी रहते हो तो उसकी एक रीजनिंग होनी चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। अगर आपको पता है कि 100 साल में एक बार अगर कोरोना आता है तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट के नाते आपको एक अच्छी तरह से डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। और जब इतना लोकप्रियता के साथ अगर लोग मोदी जी को जिता रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही बनता है ना कि लोग एटलीस्ट उनसे कुछ तो उम्मीदें बने रखे हुए हैं। युवाओं का भी उनमें बहुत हाथ है। तो अगर युवाओं के साथ ही अन्याय हो रहा है तो कैसे बात करें फिर? और दूसरी चीज़ है कि हमें 10 बार जेल में बंद किया जाता है, मार दिया जाता है रास्ते पे, तो मेरा मानना है कि ये क्यों कर रहे हो आप? इसका मतलब क्या है? प्रोटेस्ट हम अब करीबन 3 साल हुआ, 3 साल हाँ, कंटिन्यूसली कर रहे हैं। और अभी ये इलेक्शन का टाइम है, इसलिए सब फिर एक बार रीअसेंबल हो गए। हमारा मानना इतना है कि हमने आज तक ना इलीगल कोई कदम उठाया, ना कभी कुछ वायलेंट तरीके अपनाए हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स फॉलो किए, जुडिशरी का रास्ता फॉलो किया है, पिटिशंस फॉलो किए हैं, मगर फिर भी अगर नहीं निकल रहा है रास्ता तो फिर रास्ते पे आना पड़ रहा है। तो इसीलिए ऐसे कितने छात्र होंगे प्रदेश में जो कि कोविड की वजह से पीछे छूट गए? देखिए, आपके जब भी कोविड आया था, ठीक है ना, तो देखिए यूपीएससी में सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। एग्ज़ाम के लिए 10 लाख के आसपास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप हालांकि मान के चलिए उसका लगभग उतना ही 8 से 9 लाख जो बच्चे हैं, ठीक है ना, तो वो एग्ज़ाम देते हैं। तो देखिए, सभी के सभी अफेक्टेड थे। इसके लिए थे क्योंकि आपको आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है ना। बस एग्ज़ाम के थोड़ा यूपीएससी ने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर लिया, और उसके बाद में कुछ टाइम के लिए रेलवेज़ वगैरह स्टार्ट कर दी थी। वो बहुत टाइम बिंग एफर्ट्स था, लेकिन देखिए वो पैंडेमिक इतना डैम्पनिंग था, इतनी सीवियर कंडीशंस थी कि बहुत सारे लोगों ने उसको मान लिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम अपनी हेल्थ क्यों ख़राब करें, क्योंकि आपके इसमें ही कितने खर्चे लग जाते हैं। जान है तो जहान है। जी हाँ, जान है तो जहान है। और फिर इसके वजह से आप एक महिला छात्र से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो अपनी खुद की जान खतरे में डाल के आपके मम्मी पापा से झगड़ के ऐसी सिचुएशन में, जब हाँ एक्चुअली पब्लिक के लिए आपके गवर्नमेंट के थ्रू साइड से ही आपको रिस्ट्रिक्शन लगाए गए और वो जाके एग्जाम में बैठे। तो ऐसे बहुत सारे छात्राएँ हैं कि उनको वो नहीं जा पाए। एंड ऑब्वियसली जब भी हर एक देश के एग्जाम्स के लिए इन्होंने कंपैशनेट ग्राउंड पे एक कंपैसिटी अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, तो यूपीएससी तो यार ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जाम है। यहाँ तक कि जिसके हाथ में मोबाइल तक नहीं है, उसके भी माँ बाप को पता है कि यार ये कलेक्टर वालों की एग्जाम होती है। तो ऐसे वाले लोगों को क्यों ना एक जब भी हम इतना प्रगतिशील देश है, तो हम लोग के चीफ जस्टिस इंडिया भी कहते हैं, अपनी एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि यू शुड बी सो कंपैशनेट एंड इट शुड रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर एक्शंस। तो हम लोग क्यों नहीं दे सकते हैं? एंड टॉप ऑफ इट, अगर आप देखेंगे यूपीएससी में रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारा देश एक बहुत अच्छे डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ इसके आगे ये आफ्टर 24 के इलेक्शंस के बाद में इस देश में बहुत सारी अभी डिजिटल क्रांति भी हो गई है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया हो गया है, और आत्मनिर्भर सभी बनते जा रहे हैं। तो जब भी अभी आप अगर ऐसे एग्जाम्स देंगे
तो फिर आपको यू नो और भी वो करते करते आपको और एक अच्छा शायद गवर्नमेंट मौका देती है ब्यूरोक्रेसी में आने का, आपकी टैलेंट, आपके स्किल्स को एक्सप्लोर करने का, कि आप जो अलग अलग स्किल लेके आए हैं प्राइवेट मार्केट से, आप इसके थ्रू भी एक्सप्लोर कर पाए। आप लोग क्या चाहती हैं कि आपको एक्सटेंड किया जाए, एक मौका दिया जाए? जी हाँ, जो ये कोविड के टाइम में जितने भी रॉन्ग डूइंग्स हुए हैं, इसके लिए क्योंकि अभी नॉर्मल सिचुएशंस हो गई है, तो फिर एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट बनता है। और देखिए सेकंड कोविड का जो ये था, पैंडेमिक था, तभी तो सबसे ज़्यादा जाने गई है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। मुझे आज भी याद है, मेरे खुद के जो दोस्त हैं, इन्होंने अपने बुखार में कोविड के उनको पूरा बुखार आ गया था, खांसी हो रही थी, फिर भी उस एग्ज़ाम में बाजू के रूम में बिठा के इनसे पेपर लिखवाया गया है। तो ये कौन सा इतना बर्बरता का तरीका हो गया है, ये सही बात नहीं है। आप कहाँ से आई मैम? जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, ठाणे में रहती हूँ। अच्छा, तो वहाँ से आई? नहीं, मैं सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सॉलिडारिटी में आई हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो क्या सीसेट के लिए आ पाई हैं क्या? नहीं, मेरा यहाँ आने का रीज़न ये है कि जैसी दिक्कत इनको हो रही है कि कोविड के वजह से इनका एजुकेशन अफेक्ट हुआ, उसके बाद अटेम्प्ट्स चले गए, तो इतने साल जो लोग मेहनत करके पढ़ रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि हमारा पेपर निकलेगा, और जब वो पेपर लिखने बैठ रहे हैं तो पेपर में कुछ ऐसा चीज़ें आ जा रही है जो बिना कोचिंग के नहीं सॉल्व हो सकती है। आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आती है, या जो एक सरकारी स्कूल में बिहार झारखंड ऐसे स्कूल, वहाँ के जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, वो चीज़ें उस पेपर में नहीं आ रही हैं। मेरे समझ में ये आ रहा है कि उसमें जो भी चीज़ें आ रही हैं, उसके लिए इंसान के पास पैसा होगा तो वो जाके पढ़ पाएगा। वो एक एक्सपेंसिव एजुकेशन है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और ब्यूरोक्रेसी में ऐसे एक्सपेंसिव एजुकेशन अफोर्ड करने वाले लोग आते नहीं हैं। यहाँ पे इंटरव्यू तक में बैठ जाने वाले लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, मेहनत मजदूरी से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, पर फैसिलिटीज़ उनके पास पूरी है। तो ये जो निजीकरण है, सबकी जो जड़ है, उस चीज़ को थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमारी सरकार सुने। आपकी अभी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए उन स्टूडेंट्स को जिनका अटेम्प्ट नहीं मिला है। कोविड के वक्त जो भी चीज़ें दिक्कत हुई है स्टूडेंट को, उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए सरकार को, जैसे कि वो अपने सारे फैसिलिटीज़ को कॉम्पनसेट कर रही है। बहुत सारे छात्र थे जो सीसेट को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि सीसेट मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों का हो नहीं पाया। तो सबसे ज़्यादा विरोध जब सीसेट आया था बिहार लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने, क्या वो परेशानियाँ आ रही हैं ये समझ में? बिल्कुल आ रही है, क्योंकि सीसेट में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, और उसके बाद हमारी सरकार ये कहती है कि ये वो स्टूडेंट्स निकाले जो हिंदी बेल्ट से आते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी उनके लिए प्रमुख है। आप खुद बिहार से हैं, तो कितना परेशानियाँ झेलना पड़ता होगा, इसके लिए आप बताइए। बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि अभी भी जब देखते हैं हम, तो बिहार में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे ऐसी पढ़ाई होती हो, उस लेवल की इंग्लिश में पढ़ाई होती हो। वहाँ तो टीचर्स की मीम्स बन जाते हैं, लोग हंस भी देते हैं। तो थोड़ा सोचिए कि बच्चे वहाँ से मेहनत करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो उनको अब और परेशानी ना दी जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।